नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। भारत जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच दिल्ली में पहली 2+2 वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास और सुरक्षा को मजबूत करने पर हुई बातचीत। द्विपक्षीय के अलावा अन्य देशों से भी संयुक्त साझेदारी के आधार पर सहयोग करने का निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले जापान के रक्षा और विदेश मंत्री। झारखंड विधानसभा के पहले चरण का चुनाव संपन्न। 6 जिलों की 13 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव समेत 189 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। शिक्षा और अनुसंधान में निजी और सार्वजनिक निवेश बढ़ाने पर जोर। देहरादून में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, नए भारत के निर्माण में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका। छात्रों को जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनाने की जरूरत। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने बहुमत हासिल किया। 169 सदस्यों ने किया समर्थन। 4 विधायक रहे तटस्थ। विरोध में नहीं पड़ा कोई वोट। बीजेपी ने अधिवेशन नियमों का हवाला देते हुए विधानसभा से किया वॉकआउट। और पिछले 4 महीने में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में आई कमी। अर्थव्यवस्था समेत कई मोर्चों पर सरकार कर रही है तेजी से काम। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है एनडीए सरकार। भारत और जापान के बीच आज दिल्ली में पहली मंत्री स्तरीय 2+2 बैठक हो रही है। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के संबंध बढ़ाने पर सहमति बनी है। साथ ही रक्षा उपकरणों के आदान प्रदान की प्रक्रिया तेज करने पर भी एक राय बनी। दोनों देश आपसी और अन्य देशों में सहयोग की प्रक्रिया को भी तेज करेंगे। 2+2 बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जापान की तरफ से इस बैठक में जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए। बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच खास जोर रक्षा संबंधों को मजबूत करना और एशिया प्रशांत समेत कोरियन क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बहाल करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जापान के साथ घनिष्ठ संबंध भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो ने एशिया प्रशांत के कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए भी भारत जापान सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 बैठक की शुरुआत करते हुए बताया कि भारत और जापान के संबंध एशिया की सुरक्षा और स्थायित्व का मजबूत स्तंभ बनेगा। स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ने मौजूदा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है और जापान के साथ हमारा रिलेशनशिप एशिया में स्टेबिलिटी का एक मेजर फैक्टर बन चुका है और यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आधारशिला तथा इंडो पैसिफिक के हमारे विजन का एक सेंटर पीस है। एक्सेलेंसीज, हमारे लीडर्स के बीच क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। एक्सेलेंसीज, हमारे दोनों देशों के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप बायलैटरल एंगेजमेंट्स के लिए एक की पिलर के रूप में उभरी है। The fact that Japan is the only country with which India has an annual summit mechanism and a 2+2 ministerial dialogue underscores the importance that India attaches to its relationship with Japan. Our dialogue today symbolizes the deep level of mutual trust and understanding between our two countries and reflects the synergy that we are witnessing between India's Act East policy and Japan's free and open Indo-Pacific vision.
インド太平洋の維持・強化に向けて、安全保障、防衛、両面でのインドとの協力を一層具体化させていきたいと思います。北朝鮮は28日にも2発の弾道ミサイルを発射いたします。और इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जापान के साथ भारत के संबंध हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ये बात जापान के रक्षा और विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान कही। बैठक में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंधों में विकास का फायदा दोनों देशों के साथ साथ दुनिया के लोगों को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जापान के मंत्रियों को बताया कि वो अगले महीने भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन के लिए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत में स्वागत के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता के जरिए द्विपक्षीय रणनीतिक और रक्षा सहयोग के मजबूत होने की उम्मीद जताई। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 सीटों के लिए 64.44% मतदान हुआ है। इसी के साथ 13 सीटों के लिए 189 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। प्रदेश में कुल 4,892 मतदान केंद्रों में से 1,262 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की गई। मतदान को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। महिलाओं, बुजुर्गों और युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने 169 वोटों से विश्वास मत हासिल कर लिया। गठबंधन में शामिल तीनों दलों के पास 154 विधायक हैं। सरकार को इससे 15 वोट ज्यादा मिले, जबकि बहुमत का आंकड़ा 145 है। इससे पहले कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। भाजपा ने इस सत्र पर सदन में आपत्ति जताई और विश्वास मत से पहले उसके 105 विधायकों ने वॉकआउट किया, जबकि वोटिंग के दौरान 4 अन्य विधायक तटस्थ रहे। सरकार के विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाया कि वंदे मातरम के बिना अधिवेशन कैसे शुरू हो गया। यह अधिवेशन नियमों के खिलाफ है, इसलिए राज्यपाल से सत्र की कार्यवाही रद्द करने की मांग करेंगे। इन्होंने स्पीकर के चुनाव से पहले फ्लोर टेस्ट का ऐलान किया और अपने एमएलएस को इतने दिनों से होटल में, 5 स्टार होटल में कैद में रखकर और आज उनको यहाँ लाकर ओपन पद्धति से पहले मतदान कीजिए, उसके बाद ही जाइए। और इसके लिए पूरे नियमों को, संविधान को ताक पर रखने का काम यहाँ किया गया। ये पूरा काम आज जो हुआ है, ये सारा का सारा काम नियमों को, संविधान को ताक पर रखकर हुआ है। संविधान के अनुसार जो सभागृह नहीं चलता उसमें हम काम नहीं कर सकते। हम संविधान अनुरूप ही काम करेंगे। इसलिए हम सबने इस सभागृह के कामकाज पर बहिष्कार डाला है। हम माननीय राज्यपाल जी को एक पत्र भी देने वाले हैं कि ये सारा कामकाज निरस्त हो। वहीं स्पीकर के पद के लिए कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और भाजपा के किशन कठोरे उम्मीदवार होंगे। इसके लिए रविवार को चुनाव होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विश्वास मत के बाद कहा, सदन का आभार व्यक्त करता हूं, मैं पहली बार सदन में आया हूं। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। उप मुख्यमंत्री का पद गठबंधन की अहम साझीदार एनसीपी को मिला है, लेकिन पार्टी अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले सकी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि इसको लेकर फैसला विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद लिया जाएगा। 2 महीने के बाद 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 2 महीने
The Deputy Chief Minister's post is with the NCP and we will fill up the post the Nagpur session which will end around 21st of December. केंद्र सरकार ने पिछले 6 महीनों में राष्ट्र हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और अर्थव्यवस्था समेत कई मोर्चों पर सरकार तेजी से काम कर रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए राफेल विमान सहित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये पहली बार हुआ है कि पिछले 4 महीने में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में सबसे बड़ी कमी आई है। देश में लगातार देश हित के दृष्टि से ही निर्णय हो रहे हैं और देश के सुरक्षा को मजबूत करने के जैसे प्रयास हुए। राफेल हवाई जहाज इन्हीं 6 महीने में भारत में आया। बाकी भी आधुनिक सामग्री लेने के फैसले हुए। उसी के साथ पार्लियामेंट में पहली दफा इतना काम हुआ और 370 धारा और 35A खत्म हुआ। और पिछले 4 महीने पहले 4 महीने है कि जब कश्मीर में आतंकवाद एकदम कम है। नहीं तो पहले आतंकवाद हावी होता था, अब आतंकवाद पीछे हट गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ट्रिपल तलाक कानून पास होने से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है। इसके अलावा तेजी से आधारभूत विकास का काम हो रहा है। सरकारी निवेश भी बढ़ा है। अयोध्या फैसले के बाद पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया और देश में शांति बनी रही। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार तेजी से निर्णय ले रही है। ट्रिपल तलाक का बिल हुआ और उससे भी मुस्लिम महिलाओं को एक जो मूल न्याय देने का मुद्दा था और न्याय मिलने का मुद्दा था, उनकी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसका भी पालन हुआ है। उसके साथ साथ तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम और सरकारी निवेश बढ़ गया है। और अयोध्या का फैसला इसी बीच आया और हमने देखा कि पूरे देश ने बहुत शांति से, संयम से इसको स्वीकार किया और सभी समुदाय बहुत अच्छे तरीके से देश के इस मुद्दे में रहे। आर्थिक स्लो डाउन जो दुनिया भर में है उसका थोड़ा परिणाम हमारे देश पर भी होता है, लेकिन उसी में आज हमने इतने बड़े निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं और लगातार ले रहे हैं। केंद्र सरकार के 6 महीने पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आदर्श वाक्य से प्रेरित और 130 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद के साथ एनडीए सरकार ने भारत को विकसित करने और नए सिरे से 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने की दिशा में काम करना जारी रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 महीनों के दौरान हमने कई फैसले लिए हैं जिन्होंने विकास को गति दी है, सामाजिक सशक्तिकरण को गति दी है और भारत की एकता को बढ़ाया है। हम आने वाले समय में और भी अधिक करने की आकांक्षा रखते हैं ताकि हम एक समृद्ध और प्रगतिशील न्यू इंडिया का निर्माण करें। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते में शानदार कामकाज हुआ। दूसरे हफ्ते में राज्यसभा की उत्पादकता 84% रही। पहले 2 हफ्ते की बात करें तो सदन की उत्पादकता कुल 89% रही। शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते में सदस्यों ने 22 घंटे 15 मिनट कामकाज किया। महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही करीब 5 घंटे 45 मिनट बाधित हुई। गतिरोध के बावजूद सदस्यों ने निर्धारित समय से ज्यादा बैठक कर करीब 1 घंटे 31 मिनट ज्यादा कामकाज किया। दूसरे हफ्ते में 2 बार ऐसे मौके आए जबकि प्रश्नकाल के दौरान तारांकित सभी 15 प्रश्न के जवाब दिए गए। दूसरे हफ्ते के 4 दिनों में 60 तारांकित प्रश्न सूची में थे, जिसमें से 43 प्रश्न का जवाब दिया गया, जो करीब 71.66% रहा।
दूसरे हफ्ते के पहले दिन महाराष्ट्र मामले पर गतिरोध की वजह से सदन में प्रश्नकाल बाधित हुआ, जबकि दूसरे हफ्ते के दूसरे कामकाजी दिन संविधान दिवस की वजह से प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी। सदन में सदस्यों ने शून्यकाल में जनहित से जुड़े 51 अलग अलग मुद्दों को उठाया, जबकि जनहित से जुड़े 30 विशेष उल्लेखित विषयों को उठाया गया। हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को शून्यकाल में शामिल सभी विषयों और विशेष उल्लेख को पूरा किया गया। सदन में 4.5 घंटे देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा हुई। सभापति ने विपक्षी दलों के नेताओं के अनुरोध पर सदस्यों को अधिक समय दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अल्पकालिक चर्चा पर दिए जवाब की सराहना की। सदन में लोक महत्व के विषय व्हाट्सएप के जरिए कुछ व्यक्तियों के फोन डेटा से खिलवाड़ करने के लिए स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल के मुद्दे पर चर्चा हुई। दूसरे हफ्ते में राज्यसभा से 2 विधेयक, ट्रांसजेंडरों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 और चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को प्रतिबंधित करने से संबंधित विधेयक पर चर्चा जारी है। राज्यसभा में अगले हफ्ते लोकसभा से पारित विशेष संरक्षा ग्रुप संशोधन विधेयक, दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019 और दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों से जुड़े विधेयक पर चर्चा होने की उम्मीद है। सदन में पहले 2 हफ्ते में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक समेत 3 विधेयकों को पारित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर के पनक स्थित PSIT में रिसेंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में तकनीक की भूमिका अहम होती है। कानपुर शहर परंपरा और तकनीक का बेजोड़ उदाहरण है। IIT कानपुर देश के सबसे पुराने IIT में से एक है। ये संस्थान प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली समस्याओं का समाधान तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण बढ़ाने में भी कहीं न कहीं तकनीक की भूमिका रहती है। इसका समाधान भी तकनीक से ही निकाला जा सकता है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले कानपुर के 5 लोगों को सम्मानित किया है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भी देश को नॉलेज सुपर पावर बनाने का है। यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षा संस्थाओं को जिज्ञासा, प्रयोग और कौशल का केंद्र बनाया जाए। सही मायनों में शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब विकास सर्वांगीण हो और सभी वर्गों का हो। वहीं कानपुर नगर निगम की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कानपुर में प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि कानपुर की साफ सफाई हो रही है, लेकिन तकनीक की मदद से इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। कभी कभी प्रदूषित शहरों की सूची में कानपुर नगर भी आ गया और ये हम सब लोगों के लिए चिंता हुआ। मुझे ज्ञात हुआ है कि कानपुर की टैनरियों और सीवेज के अपशिष्ट जल का शोधन करने और शहर के पूरे कचरे के समुचित निस्तारण पर तेजी से काम किया जा रहा है। हम एक कदम और आगे बढ़कर स्मार्ट टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर एनर्जी जैसी प्रणाली का प्रयोग करके कचरे से बिजली कर सकते हैं और इमारतों के मलबे की रिसाइकलिंग करके उससे ईंट या टाइल्स भी बना सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि शिक्षा न केवल छात्रों में वैज्ञानिक सोच और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है, बल्कि उन्हें कुछ नया करने का जज्बा भी पैदा करती है। उन्होंने देहरादून में आज यूनिवर्सिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के दीक्षांत समारोह में ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को भविष्य का पेशेवर बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और उद्योग कुछ साथ आना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनाने की जरूरत है। शैक्षिक संस्थानों में नवाचारों की संस्कृति का पोषण किया जाना चाहिए। Education institutions must be quick on their feet to anticipate the future trends as well as adopt, evolve and respond to disruptions. No institution can insulate itself from the unpredictability of technological progression and disruption. The success of institution is not about what we do in the next few years,
but it is our ability to create future-ready professionals and leverage for inclusive and sustainable growth and development. Our youth must be equipped with domain-focused education, skills and expertise. शिक्षा और अनुसंधान में निजी और सार्वजनिक निवेश बढ़ाने पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नए भारत के निर्माण में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है और शैक्षिक संस्थानों को चौथी औद्योगिक क्रांति की बुनियाद बनाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने भारत को एजुकेशन हब बनाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों को दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को विविध जानकारी, मौजूदा चुनौतियों के समाधान, निर्णय लेने और विश्लेषण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर समावेशी और स्थायी विकास के लिए इस युवा शक्ति का उपयोग किया जाना हो तो जरूरी है कि हमारे युवाओं के पास क्षेत्र विशेष में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा विशेषज्ञता हासिल हो। मोर एंड मोर नॉलेज, मोर एंड मोर innovation is required for India's accelerated progress. So the research done by you has to keep in mind the ultimate aim of the research is for the betterment of the people. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के सहारे भारत से छद्म युद्ध में लिप्त है, लेकिन वो इस युद्ध में कभी भी जीत नहीं सकता। राजनाथ सिंह ने ये बात पुणे में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के 137वीं कोर्स की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक जगत में पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ है और पूरी दुनिया में वो अलग थलग किया गया है, इसका बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल कूटनीति को जाता है। आज आतंकवाद के लिए किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में कोई सिंपैथी नहीं है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी है, क्योंकि हमारे पड़ोसी को यह 1948, 65, 71 और 99 में अच्छी तरह से यह समझ में आ गया है कि भारत में कन्वेंशनल या फिर लिमिटेड वार लड़कर वे किसी भी सूरत में जीत नहीं सकते हैं। पाकिस्तान ने आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार का रास्ता चुना है, मगर आज मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, इस प्रॉक्सी वार में भी पाकिस्तान को शिकस्त के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारी खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन पर सोमवार से स्पेन के मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र की ओर से COP25 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इससे पहले दुनिया भर के छात्रों ने जलवायु परिवर्तन के खतरे को लेकर प्रदर्शन किया और दुनिया के भविष्य को लेकर चिंता जताई। शुक्रवार को मैड्रिड, टोक्यो, मेलबर्न, दिल्ली समेत दुनिया भर के 2000 से ज्यादा शहरों और 153 देशों में छात्र सड़कों पर उतरे। वैश्विक आंदोलन के साथ जुड़कर लाखों लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों के खिलाफ दुनिया के अलग अलग शहरों में मार्च निकाला। इन तख्तियों में वन प्लैनेट, वन फाइट और प्लास्टिक प्लेग आवर ओशियन जैसे स्लोगन देखे गए। छात्र दुनिया भर के नेताओं से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे थे। 2 दिसंबर से शुरू हो रहे COP25 सम्मेलन में 200 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अंगदान के प्रति भारत में तेजी से जागरूकता आई है। अंगदान दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अमेरिका के बाद भारत में अंगदान अभियान सबसे ज्यादा सफल हुआ है। दिल्ली के विज्ञान भवन में अंगदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता तो आई है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि जो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, उनका ही जीवन सार्थक होता है। हमारे पास इतने महान लोग हुए हैं, ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, डेडिकेटेड सोल्स,
तो स्वामी विवेकानंद के 2 वाक्य मुझे हमेशा बड़ा प्रेरित करते हैं। तो जिंदा लोगों के लिए, जो ज़िंदगी में आदमी करता है उसके लिए वो कहते हैं कि भाई जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब लोग जीते हुए भी मृतक के समान हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने ऋषि दधीची का उदाहरण देते हुए अंगदान को एक महान कार्य बताया। भारतीय परंपरा में पूरे देश में भले ही आज अंगदान चिकित्सा विज्ञान के लोग काफ़ी बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं, किंतु हमारी जो परंपरा रही है अनादिकाल से, ये परंपरा विराजमान रही है। अंगदान की परंपरा पहले भी थी, उस काल में भी जैसा कि बताया गया, दधीची जैसे लोगों ने असुरों से संघर्ष करने के लिए जब वज्र धारण करना था तो अपने शरीर का पूरा हड्डी उन्होंने दान किया। कार्यक्रम में अंगदान करने वाले परिवार के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। वहीं दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र को सफलतापूर्वक लीवर, किडनी और हार्ट प्रत्यार्पण के लिए सम्मानित किया गया। भारत में हर साल 30 नवंबर को अंगदान दिवस मनाया जाता है। जागरूकता की कमी की वजह से अंगदान के प्रति लोगों के मन में भय और मिथक मौजूद है। इस दिन को मनाने का मकसद सामान्य मनुष्य को मृत्यु के बाद अंगदान करने की शपथ दिलाने के लिए प्रेरित करना है। एक व्यक्ति के अंगदान से 7 व्यक्तियों को मिल सकता है जीवन दान। भारतीय अंगदान दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अंगदान के सिलसिले में देश के तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं और एनजीओ से आग्रह किया है कि अंगदान के प्रति देश के कोने कोने में जागरूकता पैदा करें। कैमरामैन कंवलजीत के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।